हेलो बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मछली, केचुआ, मच्छर तथा मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखना है। ये सभी जीव हैं, इन सभी का श्वसन अंग क्या क्या होता है आप सभी को बताना है। तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है, ये होता है, मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। उसके बाद केचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा, त्वचा के द्वारा केचुआ सांस लेता है। और मच्छर, मच्छर ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। और मनुष्य, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। तो ये इन सभी का ये श्वसन अंग था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। आप लोगों को इसका उपयोग बताना है, सिरका और इसका उपयोग। तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, यानी कि एसिटिक अम्ल की मात्रा होना चाहिए 6 से 8%, तो इन्हीं को सिरका कहेंगे। आगे दिया हुआ है, इसका उपयोग अचार बनाने के रक्षक के रूप में किया जाता है, यानी कि अचार बनाने में इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज के तार की विशेषताओं को लिखें। आप लोगों को बताना है कि फ्यूज तार की विशेषता क्या क्या होती है। तो लिखें, इसका पहला लिखा है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, यानी कि फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वही लिखा है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरा दिया, इसका गलनांक, इसका जो गलनांक बिंदु है ये उच्च ताप पर होता है। तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। पवन ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो ये एक, यानी कि पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की तरह रहता है और ये घूमते रहता है वायु पर, वायु होने पर, हवा होने पर ये घूमते रहता है। तो इसका फायदा क्या है, तो इसका ये फायदा है, पवन ऊर्जा से प्रदूषण कभी नहीं होता है। तो यही लिखा है, यह ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, यानी कि पवन ऊर्जा से थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि पवन ऊर्जा का पृथ्वी पर अपार भंडार है, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। तो यह ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत हो गया। उसके बाद यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी है। तो 6 नंबर प्रश्न दिया, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आघात वर्ण तथा तन का अर्थ बताएं। आप लोगों को बताना है कि आघात वर्ण और तन का अर्थ क्या होता है। तो आघात वर्ण में लिखा है, धातुओं का वह गुण जिन्हें पीटकर चादर बनाया जाता है, यानी कि जो चादर बनाने के काम में आता है, ये सब टीन सब का जो उपयोग करते हैं, या फिर जिनका चदरा बनाते हैं, बक्सा सब बनाते हैं, वही है आघात वर्ण, यानी कि जिन्हें पीट करके चादर सब बनाया जाता है, बड़े बड़े बक्सा बनाए जाते हैं, वही कहलाता है आघात वर्ण। अब जानते हैं तन, ठीक है, धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर पतला तार बनाया जाता है, यानी कि धातु को खींच करके लोहे सब का जो तार बनाया जाता है वो होता है तन। तो जिन्हें पीटकर चादर बनाया जाता है वो हो गया आघात वर्ण, और जिन्हें पीट करके, जिन्हें खींचकर पतला तार बनाया जाता है उन्हें कहते हैं तन। अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर, गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के साथ में। तो इसका आंसर में लिखा है, पौधों की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में होती है। मतलब ये पौधा है, यहाँ पर ये पौधा है और ये पृथ्वी के अनुदिश, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में होती है, मतलब पृथ्वी की दिशा में होती है, तो वही हमारा आ जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। फिर से समझा रहे हैं, पौधों की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ पौधे भी होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आम्ल तथा क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताना है। आम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होता है उसका रासायनिक समीकरण बताना है। तो यहाँ पर ये HCl ले लिए एक आम्ल, और यहाँ पर NaOH ले लिए क्षारक।
इसके बीच में जो अभिक्रिया होती है इसमें रिजल्ट क्या आता है ये ही बताना। तो HCl क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बीच में जब अभिक्रिया करते हैं यानी कि अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है लवण और जल। इन्हीं का तो NaCl प्राप्त हुआ और जल, NaCl लवण हो गया और H2O जल हो गया। तो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया जो करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। तो यही इसका रासायनिक समीकरण है। 8 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। ऊष्मा अक्षेपी यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का यानी कि ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, गर्मी, तो वही हमारा ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो लिखा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है यानी कि जिसमें से यानी ऊष्मा निकले उसी को ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिए हैं C+O2, तो कार्बन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ये ऊष्मा निकलता है। तो समझ में आप लोगों को आ गया कि ऊष्मा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इन समीकरणों से यानी कि देखते हैं कि C+O2 यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलता है। तो ये आ गया इसका समीकरण। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आप लोगों को बताना है कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन परस्पर प्रबल आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है प्रबल आयनिक आकर्षण बल द्वारा। तो आयनिक यौगिकों में ये जो धनायन है और ऋणायन आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आयनिक यौगिकों का आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ा रहने के कारण इसका जो है गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है यही बताना है। तो लिखे हैं सागर जलों पर, ये तलों होगा, सागर तलों पर उच्च और निम्न ज्वार स्तर के अंतर को, या ये जिस तरह से महासागर रहता है, ये ज्वार भाटा जिस तरह से उठता है तो ये ऊपरी हुआ और ये निम्न सीमा हुआ। ये सागर पर जिस तरह से ऊपर में ज्वार भाटा उठता है तो ऊपर का सीमा और नीचे का सीमा का जो अंतर होता है वही कहलाता है ज्वारीय ऊर्जा। तो क्या बताया कि ज्वारीय ऊर्जा, सागर है ये समुद्र है, यहाँ पर जो ज्वार भाटा आता है ऊपर का तल और नीचे का तल का जो अंतर पाया जाता है, अंतर उन्हीं को कहते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा। तो आप लोगों को 10 नंबर तक प्रश्न का समझ में आ गया होगा। तो आज तक यहीं रहने देते हैं।